हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, दैट इज एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। Along with that, we'll be covering the portion related to Indian culture as well. इन कंपोनेंट्स के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कितना पढ़ें, तमिलनाडु वाली एनसीईआरटीज करें, ओल्ड एनसीईआरटीज करें, न्यू एनसीईआरटीज करें। सर कल्चर का तो पता नहीं चल रहा, कल्चर कहाँ से करना है, नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ दें या ना करें। आजकल जो मेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उससे सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इस कंपोनेंट के कंटेक्स्ट में। तो आज से हम ये कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास जो आज ये वाला लेक्चर है, इसमें मैं ब्रीफली आपको ओवरव्यू दूंगा इस कंपोनेंट को हम अप्रोच किस तरह से करेंगे, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए अगर हम इस पोर्शन में स्कोर करना चाहते हैं, इस पोर्शन को अपना एडवांटेज बनाना चाहते हैं, अपना प्लस पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो बिफोर वी डिस्कस व्हाट विल बी कवरिंग इन दी पोर्शन, हमें सबसे पहले तो एक ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए कि हिस्ट्री यूपीएससी एग्जाम में किस लेवल पे पूछी जाती है, क्या क्या चीजें आती हैं। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है हमारा, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री कंपोनेंट, हिस्ट्री वाले पूरे कंपोनेंट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप सबने सुना ही होगा, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंड देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न, ये तो सिर्फ मेंस के सिलेबस में है, प्रीलिम्स में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है एंड मेंस के सिलेबस में भी है, तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर सपोज टू कवर। जो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम कंपोनेंट कवर करेंगे, इसके कंटेक्स्ट में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, जो मैं एट द आउटसेट ही रिमूव करना चाहता हूं, उसे डिस्कार्ड करना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें तो आपको आप अगर किसी और से पहले गाइडेंस ले चुके हैं या आपने इस तरह की कुछ और वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, तो आपको हो सकता है काफ़ी चांसेस हैं कि आपको ये बताया हो उन्होंने कि एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री आती है हमारी सिर्फ प्रीलिम्स में। मेंस में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस के सिलेबस में लिखी ही नहीं गई हुई है। इफ वी गो बाय द टेक्स्ट ऑफ द सिलेबस गिवन बाय यूपीएससी, इस बात में कुछ गलत नहीं है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब वो लिख देते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हर तरह की हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गई सिलेबस में। बिल्कुल ठीक बात है प्रीलिम्स के सिलेबस में। अगर हम मेंस का सिलेबस देखें तो उन्होंने स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज सच टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, एवोल्यूशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। अब मैं आता हूं कल्चर वाले पोर्शन पे। ये काफी बच्चों को तंग करने वाला कंपोनेंट है, कल्चर, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। मेंस के सिलेबस में यूपीएससी लिखता है कि कल्चरल फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया किस तरह से इवॉल्व की हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। ये बात यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन की है, जीएस पेपर 1 के सिलेबस में। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, जो एक कॉमन परसेप्शन भी है कि यूपीएससी मेंस में कल्चर आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री आती है, लेकिन माइंडेड वो किस तरह का कल्चर पूछ रहा है हमें मेन से। आई विल बी गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, नॉट द आंसर, जस्ट द क्वेश्चन, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ कहां से रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। एंड वो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो उसी तरह के पूछ रहा है जिस तरह से उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया कि कल्चरल फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स हिस्टोरिकली किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, एंशिएंट टाइम्स में किस तरह की आर्ट फॉर्म्स थी, मिडिवल टाइम्स में किस तरह की आर्ट फॉर्म्स थी, एंड मॉडर्न टाइम्स में किस तरह की आर्ट फॉर्म्स थी। एवोल्यूशन ऑफ कल्चर सिलेबस में मेंशन्ड है एंड उसी के अराउंड यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ रहा है मेंस में।
अब इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जो कहने को तो कल्चर वाले पोर्शन से डील करते हैं, लेकिन किस तरह का कल्चर, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ये क्वेश्चंस हम तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इन क्वेश्चंस को हम तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे अगर हमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पता हो, अगर हमें हिस्ट्री का फ्लो पता हो, हिस्ट्री के मेन इवेंट्स पता हो, अगर हम कल्चरल हिस्ट्री को अपनी नॉर्मल जो कन्वेंशनल हिस्ट्री है उसके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, तब हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाएंगे जो कल्चर वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में। तो मैंने इतना टाइम क्यों लगाया इस टॉपिक के ऊपर, ताकि ये मैं एक मिथ डिस्कार्ड कर सकूं कि एंशिएंट एंड मिडिवल तो बस भाई हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती है, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं। फिर एक ये भी बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें इतनी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये टू व्हाट एक्सटेंट दिस स्टेटमेंट, दिस परसेप्शन इज ट्रू। अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री को हिस्ट्री मानते हैं ना, कि कौन से राजा ने किसको हरा दिया, ये बैटल कब हुई, ये लड़ाई कब हुई, इस लड़ाई का रिजल्ट क्या था, इसका इसने इसको कब हराया, ये कब गद्दी पे बैठा, अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हिस्ट्री को समझते हैं कि हिस्ट्री तो जी बस अकाउंट ऑफ बैटल्स बिटवीन किंग्स होता है कि एक डायनेस्टी कैसे गई, दूसरी डायनेस्टी कैसे आई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये व्यू ठीक है भाई, हिस्ट्री से नए क्वेश्चंस पूछे जाते, लेकिन हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द अकाउंट ऑफ किंग्स एंड बैटल्स। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने ये बात मेंशन की है कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट दी, अदरवाइज भी ये बात ट्रू है बट एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट द अकाउंट ऑफ किंग्स एंड बैटल्स, कि कब कोई गद्दी पे बैठा, कब कोई मरा एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके फादर कौन थे, उसका बेटा कौन था। हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट दी सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम, कि वहां के उस जमाने के गुप्ता टाइम्स में लोग किन एक्टिविटी से, किन इकोनॉमिक एक्टिविटी से अपनी सबसिस्टेंस डिराइव करते थे, उस टाइम की मॉनेटरी कंडीशंस कैसी थी, क्या एफ्लुएंस थी या इकोनॉमिकली डिग्रेड हो गया था इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर सोशल हिस्ट्री कि क्लासेस जो हैं, कास्ट जो हैं, किस तरह से इवॉल्व हुई हैं एंड किस तरह से एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रही थी, सोशल कंट्रोल के स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या थे, ये जो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं ये भी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। देन रिलीजन एंड फिलोसफी की हिस्ट्री, किस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे हमारे डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट फिलोसफीज का जन्म हुआ, किन उन्होंने करंट्स को इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से जो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल हिस्ट्री है ये भी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुई हैं, किस तरह से हमने रॉक पेंटिंग्स करनी स्टार्ट की, उन रॉक पेंटिंग्स का मेन फीचर क्या था, उसके डिफरेंट क्या थीम्स अडॉप्ट किए, ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हैं। अगर इन सब चीजों को इंक्लूड कर लिया जाए तो हर साल यूपीएससी के पिछले अगर आप हम 2, 3, 4, 5 सालों का एनालिसिस करें तो प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 8, 9, 10, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपोनेंट को हमने लाइटली नहीं लेना है सॉरी। लेकिन इस डिस्कशन से हम टेक अवे क्या लेके जा सकते हैं, हम क्या अप्रोच अपनाएं एज फार एज स्टडिंग दिस पोर्शन ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री इंटीग्रेटेड विद इंडियन कल्चर इज कंसर्न, कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट्स पे कम फोकस करें, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करें, लेकिन पूरी हिस्ट्री हम प्री हिस्टोरिक टाइम से, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, स्टोन एज वाले टाइम से लेके टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जस्ट जो इंटरवीनिंग पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड टू द मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां तक सारी हिस्ट्री हम कवर करें। ऑफ कोर्स फोकस कहाँ रखना है ये हम क्लास में आप मेरे साथ करेंगे, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि इस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, इस चीज के ऊपर आप कम फोकस करो।
एंड इसी के साथ ही हम आर्ट फॉर्म्स भी इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे। माइंडेड बच्चे, ये लाइक बहुत एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कल्चर का कोई अलग कंपोनेंट होना चाहिए जिसमें हमें बस कल्चरल फॉर्म्स बता दीजिए। मान लो टेम्पल आर्किटेक्चर ही करना हो, लाइक कल्चर का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज आर्किटेक्चर। एंशिएंट इंडिया में किस तरह का आर्किटेक्चर है? बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर हमने पढ़ना है। अगर हम सिर्फ आर्किटेक्चर करते रहेंगे, टेम्पल्स टेम्पल्स टेम्पल्स, यहाँ कौन सा टेम्पल है, वहां कौन सा टेम्पल है, इस टेम्पल के क्या फीचर है, उस टेम्पल के क्या फीचर है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप उस इंफॉर्मेशन को समेट नहीं पाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे अगर क्वेश्चन आता भी है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, क्योंकि वो बहुत बेसिक एंड रॉ फैक्ट्स हैं कि ये टेम्पल किसने बनाया, कब बना, इसके फीचर क्या हैं, ये टेम्पल मतलब 100 टेम्पल हो जाएंगे इस तरह से। रिकॉल भी करना मुश्किल, याद भी करना मुश्किल, पेपर में क्वेश्चन आ भी गया तो मार्क्स लेना मुश्किल। लेकिन अगर हमने वही आर्किटेक्चर को हिस्टोरिकली इंटीग्रेट करके पढ़ा है तो रिकॉल भी बेटर है, मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो हम कल्चर को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एट द आउटसेट ही इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन ये इस तरह से हिस्ट्री पढ़ने के बाद, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को कल्चर के साथ इंटीग्रेट करने के बाद, कुछ स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन कल्चर जो रह जाते हैं, जैसे कि डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, जैसे कि म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, फोक म्यूजिक ऑफ इंडिया, या थिएट्रिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया। इस तरह की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर दिस कंपोनेंट हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में भी आपको मैं कुछ नोट्स वगैरह दूंगा, कुछ पीडीएफ वगैरह दूंगा। उन नोट्स में, उन पीडीएफ्स में जितनी इंफॉर्मेशन दी है आप उतनी बस मोटी मोटी सी आप याद रखें, उससे ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं सारी की सारी फोक डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया याद करके ही रहूँगा। भाई एक स्टेट के फोक डांस फॉर्म्स याद करना बहुत बड़ी बात है, जितना हमारा डाइवर्स कंट्री है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, रिटेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वहीं से लाइक वो याद रखना भी आसान है, मेहनत करना भी उसके लिए आसान है, एंड मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी उसमें ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, तो एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे एज फार एज आवर अप्रोच टुवर्ड्स दिस कंपोनेंट इज कंसर्न्ड, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इंटीग्रेटेड विद इंडियन कल्चर। ठीक है, देन मेरी एक यूजुअल सी हैबिट है कि जो ओरिएंटेशन लेक्चर होता है, फर्स्ट 0th लेक्चर होता है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का, उसमें मैं बच्चों से बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ, बेसिक क्रोनोलॉजी डिस्कस करता हूँ। बिकॉज जिस बच्चे को बेसिक क्रोनोलॉजी क्लियर है, आधी चीज़ें तो हिस्ट्री की उसे वैसे ही क्लियर हो जाती हैं बिना हिस्ट्री पढ़े, क्योंकि उसे क्रोनोलॉजी पता है। क्रोनोलॉजी बेसिकली फ्लो ऑफ हिस्ट्री किस तरह से हुआ है, कि किस तरह से, मतलब पहले कौन सी डायनेस्टी आई, बाद में कौन सी डायनेस्टी आई, पहले कौन सा पीरियड आया, बाद में कौन सा पीरियड आया, पहले वाले पीरियड के क्या मेन फीचर्स थे, अगले वाले पीरियड के क्या मेन फीचर्स थे। ये अगर फ्लो ऑफ हिस्ट्री आपको पता है विदाउट एनी डिटेल्स, विदाउट एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो आपको काफी अच्छी हिस्ट्री आती है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को इंफॉर्मेशन ज्यादा पता होती है, हिस्ट्री की समझ, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की समझ कम होती है, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा होता है कि ये राजा, ये साल, ये बैटल, ये साल। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट, किस तरह से हमारा पास्ट इवॉल्व हुआ है एंड किस तरह से हमारे पास्ट ने हमारे प्रेजेंट को शेप किया है। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्विंटेसेंशियल है, एक प्री रिक्विजिट है कि हमें बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री पता हो। तो वो बेसिक क्रोनोलॉजी आपके मैं लूंगा 10-15 मिनट टू शेयर बेसिक क्रोनोलॉजी, टू डिस्कस बेसिक क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट मिडिवल पीरियड के बारे में फोकस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री हम अलग से करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग से करते हैं। सबसे पहले तो द वेरी टर्म हिस्ट्री
हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हम अक्सर लाइक एक कॉमन सी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री हम देते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन स्टडी ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक यूजुअल सा हम मजाक में एक दूसरे को कह देते हैं, हमें क्या पता उस टाइम पे क्या हुआ, हम थोड़ी थे उस टाइम पे। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं थे उस टाइम पे, मैं भी नहीं था उस टाइम पे। फिर हमें कैसे पता कि पास्ट में क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल एविडेंसेस, on the basis of certain historical evidences, historical sources. इन सोर्सेस के बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये सोर्सेस ना हो तो हम पास्ट के बारे में कुछ पुख्ता नहीं बता सकते हैं, कुछ डेफिनेट नहीं बता सकते हैं। वो कहानियां हैं, फिर वो मिथ्स हैं, फिर माइथोलॉजी हो गई कि बस ऐसे जी था पहले। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग दैट कि पुराने जमाने में ऐसे था। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ जब हिस्टोरिकल सोर्स, हिस्टोरिकल एविडेंस आप पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो दैट इज हिस्ट्री। अब काफी तरह के हिस्टोरिकल सोर्सेज हो सकते हैं, काफी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी सोर्सेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं। मौर्यन टाइम्स में ऐसा होता था। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। गुप्ता टाइम्स में ऐसा हुआ करता था। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कालिदास की बुक अभिज्ञान शकुंतलम में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेचर, बुक्स के बेसिस पे जो हमारे पास रिटन एविडेंस है उसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो है लिटरेरी सोर्सेस। लेकिन कई बार लिटरेरी सोर्सेस होते ही नहीं है हमारे पास। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप सबने सुना हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमें उसके बारे में कहाँ से पता चला? कोई बुक्स नहीं है हमारे पास, कोई रिटन एविडेंस नहीं है हमारे पास जिसे हम पढ़ सकें, जिसे हम डिसाइफर, जिसे हम समझ सकें। लेकिन आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हमने एक्सकेवेशंस वगैरह की, खुदाई वगैरह की, एंड जो एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले उन चीजों को हमने उन एनालाइज किया एंड पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, ऐसे वाले बड़े बड़े घरों में यहाँ इस टाइम पे लोग रहते थे, प्रॉपर प्लान्ड सिटीज वगैरह थी। हमें कैसे पता? क्योंकि हमने एक्चुअली खुदाई करके उन सिटीज को रीडिस्कवर किया है। तो इस तरह के एविडेंसेस को हम बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स, जो फिजिकल रिमेन्स वगैरह हों पुराने टाइम्स की, उनकी स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। फिर अशोका के बारे में तो सबने सुना है, द फेमस मौर्यन एम्परर अशोक, जिन्होंने अपना धाम स्टार्ट किया था, धम्म स्टार्ट किया था, जिन्होंने फेमस कलिंगा वॉर के बाद लड़ाई त्याग दी थी एंड एक धर्म की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। हमें अशोक के बारे में कहां से पता चलता है? एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एम्परर अशोक इज उनकी लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस। उनकी लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस। पुराने टाइम में राजा क्या करते थे, काफी सारे राजाओं ने ऐसा किया है कि अपना मैसेज किसी ड्यूरेबल सरफेस पे इंस्क्राइब करवा दिया। बुक नहीं लिखी, मतलब बुक्स अलग हैं, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी चट्टान पे अपना मैसेज लिखवा दिया, एक बड़े से पिलर के ऊपर अपना मैसेज लिखवा दिया। वो जो मैसेज लिखवाया है वो एम्परर खुद लिखवा रहा है। तो उस टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई जब अशोका कह रहा है कि मैंने अपने रीन के 14वें साल एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए। हमें कैसे पता? क्योंकि एम्परर अशोका अपनी इंस्क्रिप्शन में वो लिखवा रहा है एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर। उसको हमने स्टडी किया, हमें पता चला अच्छा एम्परर अशोका ने ऐसा भी किया था कि उसने एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। कब? जब
उसको गद्दी पे बैठे हुए 14 साल हो चुके थे। तो इस तरह से हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। ये किस तरह का एविडेंस है? तीसरा कैटेगरी हो गया इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस से जो हमें एविडेंस मिलता है, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी भी बोलते हैं। आप ये टर्म ध्यान में रखेंगे, एपिग्राफी या एपिग्राफिक एविडेंस आ जाए तो आपको पता है एपिग्राफिक मतलब इंस्क्रिप्शन से मिला हुआ एविडेंस। और क्या सोर्सेस हो सकते हैं, गेस करो। हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट में क्या हुआ? किन सोर्सेस से हमें पता चल सकता है कि पास्ट में क्या हुआ? कॉइन्स एक येट अनदर एविडेंस है, येट अनदर हिस्टोरिकल सोर्स है, कॉइन्स। गुप्ता रूलर थे चंद्रगुप्त, उनकी मैरिज होती है एक और उस टाइम की डायनेस्टी थी, लिच्छवी डायनेस्टी। लिच्छवी डायनेस्टी की प्रिंसेस के साथ चंद्रगुप्त, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त की शादी होती है। हमें कैसे पता कि ऐसा लगन हुआ? हमें सानू तो ब्याह ते इनवाइट नहीं किया, हमें तो शादी में इनवाइट नहीं किया, हमने तो डिनर किया नहीं उनकी शादी पे। हमें कैसे पता कि चंद्रगुप्त की शादी हुई है लिच्छवी प्रिंसेस के साथ? चंद्रगुप्त स्पेशल कॉइन्स इंस्क्राइब करवाते हैं जिसके ऊपर अपने मैरिज को की वो सेलिब्रेशंस करते हैं, वो लिच्छवी व्याह स्पेशली वो लिखते हैं कि मेरा लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी हुई है, इस खुशी में चलो मैं कॉइन्स इशू कर रहा हूं। तो उन कॉइन्स को स्टडी करके भी हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। यूजुअली जैसे आपने देखा होगा कि कॉइन्स राजा के नाम के कॉइन्स इशू होते हैं, ब्रिटिश क्वीन के नाम के कॉइन्स है, ब्रिटिश किंग के नाम के कॉइन्स हैं, अकबर के नाम के साथ कॉइन्स है, राजा के नाम के साथ कॉइन्स इशू होते हैं। तो काफी सारे किंग्स के बारे में हमें पता चलता है कि अच्छा इस नाम का भी भाई कोई राजा हुआ करता था पुराने जमाने में। जैसे जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल, एक डायनेस्टी है इंडो ग्रीक डायनेस्टी, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद कुछ टाइम तक नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, जो पंजाब वाला रीजन है, इंडियन पाकिस्तान पंजाब वाला जो रीजन है, यहाँ पर इन्होंने रूल किया, इंडो ग्रीक्स। हमें इस डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इस डायनेस्टी के बहुत सारे राजा थे। कैसे पता हमें कि बहुत सारे राजा थे? क्योंकि उन राजाओं ने अपने नाम के कॉइन्स इशू किए हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई मनिंदर नाम का कोई राजा रहता था क्योंकि उसके नाम के कॉइन्स मिलते हैं हमें। तो कॉइन्स को स्टडी करके भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल सोर्स है दैट इज कॉइन्स। कॉइन्स की स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने एपिग्राफी याद रखा इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को, उसी तरह से कॉइन्स की स्टडी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। So coins are yet another source of information। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इन्हीं सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज को स्टडी करके हम हिस्टोरिकल पास्ट को, अपने पास्ट को रीडिस्कवर करते हैं, उसको, उस पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज हिस्ट्री, the study of past, the process of understanding our past on the basis of certain historical evidences। so ऐसे कहानियां ही नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजी वाला पोर्शन। नेक्स्ट जो चीज हमने इसमें ध्यान में रखनी है, लाइक प्रॉपर डिस्कशन पे ही आते हैं, क्रोनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। क्रोनोलॉजी को डिस्कस करते वक्त एक दो टर्म्स हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली टर्म है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री हमने बोला स्टडी ऑफ पास्ट, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी पुराना पीरियड। ये कौन सा पीरियड हुआ भाई? जब हमने पास्ट ही बोल दिया तो प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है कि इतिहास से भी पुराना पीरियड। अब यहां पर आपको एक और बात समझनी है, जो मैं आपको बोल रहा था, हमने एक और चीज समझनी है। हिस्टोरियंस का ना एक बायस है, हिस्टोरियंस का एक बायस है, हिस्ट्री राइटर्स का एक बायस है कि वो ना लिटरेरी सोर्सेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लिटरेरी सोर्सेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर तो लिटरेरी सोर्स है, अगर कोई बुक अवेलेबल है, कोई टेक्स्ट अवेलेबल है, तो हम कहते हैं कि हाँ जी पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ था। क्यों? क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ है।
अगर कोई टेक्स्ट अवेलेबल ना हो, अगर रिटन एविडेंस अवेलेबल ना हो, तो हम कहाँ से पता कराएंगे हिस्ट्री में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं। हम आर्कियोलॉजी से पता करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, कुछ कॉइनेज वगैरह है, कुछ और मटेरियल रिमेन्स वगैरह हैं, तो हम उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि हमारे पास कोई उनका ऐसा रिटन एविडेंस नहीं अवेलेबल है कि जिसको पढ़ के हम बता सकेंगे अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा होता है क्योंकि वहां लिखा हुआ था। नो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा पीरियड भी हो सकता है जिसके बारे में हमारे पास रिटन एविडेंस से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि रिटन एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। रिटन है बच्चे, ये रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ऐसा पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, नो रिटन एविडेंस एग्जिस्ट। बंदे ने अभी लिखना स्टार्ट ही नहीं किया। हमने द आर्ट ऑफ राइटिंग, द स्किल ऑफ राइटिंग वॉज येट नॉट प्रेवलेंट। अभी सिर्फ बोल चाल से ही बंदा अपनी बात को कम्युनिकेट करवा रहा है, एक दूसरे को लाइक ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन। रिटन एविडेंस लिखती का कोई हिसाब किताब अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया। अर्ली मैन अब किताब में थोड़ी लिख रहा था, वो तो बस अपना शिकार कर रहा था, टूल्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो उन टूल्स के बेसिस पे हम अर्ली मैन के बारे में जानते हैं, ना कि किसी किताब के बेसिस पे। सो ऐसा पीरियड ऑफ हिस्ट्री जिसके बारे में कोई हमें रिटन एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट इज प्री हिस्ट्री। एक और अब इससे मिलता जुलता टर्म, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। अब लेट्स से कि मैं एक बुक आपके सामने रखता हूं। आई वुड लाइक, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पर्शियन नहीं आती है। लेट्स से रैंडमली लाइक कुछ भी है, XYZ एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं। लेट अस से कि आप लोगों को पर्शियन नहीं आती है, हम में से किसी को पर्शियन नहीं आती है। मैं आप लोगों के सामने एक रिटन एविडेंस रखता हूं, एक बुक देता हूं मैं आप सबको कि लो जी ये बुक पढ़ो। इस बुक का नाम है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, बुक का नाम है सोसाइटी ऑफ पर्शिया। एंड आप लोगों को पर्शियन आती नहीं है, वो बुक पर्शियन में लिखी हुई है एंड बुक का टाइटल है सोसाइटी ऑफ पर्शिया। मैं आपको बोलता हूं कि इस बुक को पढ़ के मुझे बताओ कि पर्शिया की सोसाइटी किस तरह की है। इस बुक को पढ़ के मुझे बताओ कि पर्शिया की सोसाइटी किस तरह की है, क्या मेन फीचर्स ऑफ पर्शियन सोसाइटी हैं। अब उस बुक में लिखे तो हुए हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पर्शियन सोसाइटी, लेकिन हमारा लाइक लिमिटेशन क्या है, हमें वो भाषा ही पढ़नी नहीं आती है, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा है। लाइक वी आर इनकैपेबल ऑफ स्टडिंग व्हाट इज रिटन इन दैट बुक। सो ये आप क्या समझे, लाइक इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझे कि रिटन एविडेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम उस रिटन एविडेंस से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, हम उस रिटन एविडेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या लाइनें सी बनाई हुई हैं, हमें लाइक समझ ही नहीं आ रही वो चीज, बिकॉज वी डोंट नो दैट लैंग्वेज। ऐसा पीरियड ऑफ हिस्ट्री जिसके बारे में रिटन एविडेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उस एविडेंस को समझ नहीं सकते हैं, वो एविडेंस अभी हमने डिसाइफर ही नहीं किया है। दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज प्रोटो हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिली है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, उन्होंने कुछ कुछ हड़प्पा के लोगों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कुछ कुछ लिखा जरूर है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या लाइनें सी बनाई हैं, और ही चाइनीज सी लिख के चले गए, हमें पढ़नी नहीं आती वो जिस भी भाषा में वो लिखते थे। तो उन्होंने तो कुछ रिटन एविडेंस छोड़ा है, हमें पढ़ना नहीं आता, हमारी लिमिटेशन है। ऐसे पीरियड ऑफ हिस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री।
उसके बाद जो पीरियड है वो तो आ जाता है हिस्ट्री प्रॉपर। हिस्ट्री प्रॉपर कि अब भाई रिटन एविडेंस भी एग्जिस्ट करता है एंड हमें वो रिटन एविडेंस पढ़ना भी आता है। दैट पीरियड इज हिस्ट्री प्रॉपर ऑन द बेसिस स्टडी ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एविडेंस। ठीक है जी, एक ये तीनों वर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रॉपर। इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड है, इस पीरियड को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हैं, 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 मेन कैटेगरीज आप ध्यान में रखेंगे। पहला है पेलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड एंड तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। लिथ मतलब स्टोन, पेलियो मतलब ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। उस जमाने की बात कर रहे हैं जब स्टोन वॉज द मेन टूल, मतलब स्टोन वॉज द मेन मटीरियल जिसका इंसान, ह्यूमन बीइंग टूल बनाता था, जिससे वो शिकार वगैरह करता था। किस तरह का अब इस टेक्नोलॉजी में भी कुछ एवोल्यूशन हुआ होगा, पहले किसी और तरह के स्टोन टूल्स बनते होंगे, फिर बेटर स्टोन टूल्स बने, फिर और अच्छे स्टोन टूल्स बने, और अच्छे स्टोन टूल्स बने। तो सबसे पुराने वाला पीरियड इज ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ओल्ड, मिडल एंड न्यू स्टोन एज। अब स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते 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 टेक्नोलॉजी निखर रही है, हम और अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमने मेटल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मेटल्स, स्टोन से एवोल्यूशन हुई मेटल्स की तरफ, तो नेक्स्ट मेटल एज आ जाती है। तो मैंने आपको बोला था कि 4 पार्ट्स में भी या 5 पार्ट्स में भी हम पढ़ सकते हैं। ये 3 तो आप डेफिनेटली याद रखोगे, पेलियो, मेसो, न्यू। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि हमने मेटल्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि जी मेटल एज आ गई। अब मेटल एज में भी सवाल उठता है, सबसे पहला मेटल कौन सा था जो इंसान ने यूज करना स्टार्ट किया? यहां पर आप याद रखेंगे, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। कॉपर का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जो नेक्स्ट एज आती है उसे हम चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक, चैल्को हम वर्ड कॉपर के लिए यूज करते हैं, कॉपर का ओर है चैल्काइट, तो वहां से हम चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। हम गोल्ड, सिल्वर, इन मेटल्स का भी इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। कुछ अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज, उनका भी इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। इवेंचुअली आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ। अब ऐसा कि गोल्ड, सिल्वर जैसे जो मेटल्स थे उससे कोई बंदा टूल्स वगैरह नहीं बनाता था। ऐसा नहीं है कि नाइफ बना लिया गोल्ड का, इस तरह के टूल्स वगैरह नहीं बनाता था। टूल्स या तो कॉपर के होते थे या फिर उसके बाद लेटर पीरियड में हमने आयरन के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो हम बोलते हैं आयरन एज आ गई। तो क्रोनोलॉजिकली जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका फ्लो इस तरह से है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड देन द आयरन एज। ठीक है, नेक्स्ट अब हिस्ट्री। सबसे पहला क्रोनोलॉजी में तो आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रोटो हिस्ट्री वाला जो पीरियड है, उस कंटेक्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रॉपर की अगर हम बात करें तो दैट पीरियड स्टार्ट्स विद वैदिक एज। वैदिक एज, वेद लिखे गए, वेदास बोल देते हैं हम, लेकिन वेद लिखे गए इस पीरियड में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैं हमारे वेद, एंड उन वेदों में भी 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद। वैदिक एज को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड।
जिस पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया, ओल्डेस्ट ऑफ द वेद लिखा गया, उसे बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट फिर बाकी वाले वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और भी बुक्स लिखी गई जैसे कि अरण्यकास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स। जब ये सारी लिटरेचर लिखी गई है जिस पीरियड में, उसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अब यहां पर अगेन एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि मतलब एक पीरियड खत्म हो गया, दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया, कि हम सिंपली उस एज को वैदिक एज के नाम से क्यों नहीं स्टडी कर लेते, दो पार्ट्स में क्यों, क्या स्टडी करने की जरूरत पड़ी। एंड देन अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना भी है तो फिर इतनी इनइक्विटेबल सी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करनी। अभी मैंने आपको बताया इस पीरियड में क्या लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया। इस पीरियड में क्या लिखा गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कितने सारे ब्राह्मणास, कितने सारे उपनिषद, कितने सारे अरण्यकास, इतनी सारी बुक्स लिखी गई लेटर वैदिक पीरियड में। तो हमने ऐसी डिवीजन क्यों की कि यहां पर तो सिर्फ ऋग्वेद वाले पीरियड को अर्ली वैदिक बोल दिया और इतनी सारी बुक्स वाले पीरियड को सिर्फ लेटर वैदिक पीरियड बोल दिया। यहां पर हिस्टोरियन जो चीज देखता है, जब डिवीजन करनी होती है, बंटवारा करना होता है दो पीरियड्स में, कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक में क्या फर्क है, कोई टाइम का मैटर नहीं है कि 100 साल थे के 1000 साल थे के 500 साल थे के 50 साल थे। अर्ली वैदिक पीरियड को 400 साल हो गया, पीरियड बदल देते हैं, ऐसा नहीं है। टाइम चाहे 50 साल हो, चाहे 500 साल हो, चाहे 5000 साल हो, हिस्टोरियन बंटवारा तब करता है, हिस्टोरियन लाइन तब ड्रॉ करता है जब पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजियन, इकोनॉमी, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं इनमें कोई रेडिकल चेंज आया हो। कि इससे पहले तो पॉलिटी इस तरह से थी, इसके बाद पॉलिटी की नेचर में चेंज आया। इससे पहले तो इस तरह का रिलीजन था, इसके बाद रिलीजन में ये चेंज आया। इससे पहले सोसाइटी इस तरह से थी, इसके बाद सोसाइटी में ये चेंज आया। जब ये चेंजेस आते हैं तब हिस्टोरियन लाइन ड्रॉ करता है, भाई ये अर्ली वैदिक पीरियड था, ये लेटर वैदिक पीरियड है। क्लियर है? सो हम फ्लो ऑफ हिस्ट्री की डिस्कशन कर रहे थे, पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर अर्ली वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड। यहां पर अब मैं कुछ टाइम्स इंट्रोड्यूस करूंगा, टाइम फ्रेम्स इंट्रोड्यूस करूंगा। अर्ली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका टाइम फ्रेम है 2600 BCE से लेके अराउंड 1800 BCE, बिफोर कॉमन एरा। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम फ्रेम है हमारा 1500 BCE से 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, या जिसे हम पहले बिफोर क्राइस्ट भी बोलते थे, BC भी बोलते थे। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम फ्रेम है 1000 से लेके 600 BCE। नेक्स्ट जो पीरियड आता है, ये फ्लो आपने ध्यान में रखना है, नेक्स्ट जो पीरियड आता है दैट इज द पीरियड ऑफ महाजनपदास। पीरियड ऑफ महाजनपदास, ये टर्म ही अपने आप में इंटरेस्टिंग टर्म है, पीरियड ऑफ महाजनपदास। हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, पीरियड ऑफ महाजनपदास। अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल फॉर्म था, जो फॉर्म ऑफ पॉलिटी थी, दैट वाज अ ट्राइबल पॉलिटी। ट्राइब्स थी, नोमैडिक ट्राइब्स थी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी। ट्राइब्स को बोलते थे जन, लोग, जन बोलते हैं, जनगण मन, जन क्या है, लोग को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं। तो जो एक ट्राइब के लोग थे, यानी कि एक जन के लोग थे, वो ट्राइब को बोलते थे जन। तो पहले वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती थी, वो पेस्टोरलिस्ट थे, अपने गाय भैंसे चराते थे। देन ट्रांजिशन आया लेटर वैदिक पीरियड, वो ट्राइब्स ने पेस्टोरलिज्म छोड़ दिया, एक जगह पर वो सेटल हो गए एंड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सेटल्ड एग्रीकल्चर। जन सेटल हो गया, जन बैठ गया, जन पद, जहां जन ने अपने पद रखे बन गया जनपद, एक ट्राइब का इलाका, जनपद। अब ये ट्राइब्स क्या करेंगी, एक दूसरे से लड़ेंगी। किसके लिए लड़ेंगी?
पहले ऋग्वैदिक पीरियड में ये ट्राइब्स आपस में लड़ती थी कैटल के लिए, गाय भैंसों के लिए, कि मेरे कबीले के पास ज्यादा कैटल है कि तेरे कबीले के पास ज्यादा कैटल है, तो कैटल के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। तब पेस्टोरलिज्म मेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर लैंड पे होगा। अब ट्राइब्स आपस में लड़ेंगी, किसके लिए लड़ेंगी, लैंड के लिए लड़ेंगी, तो लैंड बेस्ड इकोनॉमी बन गई। जनपद, जन से बना जनपद, जनपद आपस में लड़ेंगे लैंड के लिए, उसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ जनपद जो वीक हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग है वो अपना एरिया इंक्रीज कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे वो। ऐसे ही बड़े जनपदों को हमने बोला महाजनपद। 16 ग्रेट स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, 16 महाजनपदा केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आइए नेक्स्ट पीरियड आ गया हमारा महाजनपदास वाला पीरियड। टाइम फ्रेम है इसका 600 BCE से 300 BCE। यही वो टाइम फ्रेम है, अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, यही वो टाइम फ्रेम है जब राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हुआ। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हुआ, और भी काफी सारी फिलोसफीज का बर्थ हुआ, लेकिन ये मोस्ट फेमस हैं, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स भी हैं ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इनसे, बुद्धिज्म या जैनिज्म के ऊपर। इनका बर्थ हम हिस्टोरिकली कहाँ रखते हैं, यानी ना कि रिलीजन तो ये सारे पुराने रिलीजन है, कभी लाइक वैदिक रिलीजन का जन्म हुआ, बुद्धिज्म का जन्म हुआ, कब हुआ वैदिक रिलीजन का जन्म, वैदिक एज में। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जन्म कब हुआ, महाजनपदास वाले पीरियड में। इसी तरह से कभी इस्लाम का जन्म हुआ होगा, कभी क्रिश्चियनिटी इंडिया आई होगी। तो रिलीजन्स की हिस्ट्री, रिलीजन्स को हम कहाँ हिस्ट्री में प्लेस करते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को कहाँ प्लेस करते हैं, इन दी टाइम ऑफ महाजनपदास। ठीक है जी। नेक्स्ट पीरियड, अब वापस आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। 16 महाजनपदास केम इनटू एग्जिस्टेंस, 16 बड़ी स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये 16 बड़ी स्टेट्स क्या करेंगी, ये भी लड़ेंगी आपस में, एक दूसरे से लड़ाई करेंगी। किसके लिए लड़ाई करेंगी, लैंड के लिए लड़ाई करेंगी, कंट्रोल के लिए लड़ाई करेंगी। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन 16 स्टेट्स में से एक स्टेट सारी स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेती है। ये स्टेट थी मगध स्टेट। एंड कौन सी डायनेस्टी ये करने में सक्सेसफुल होती है कि पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे इंडियन टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल बना ले, दैट डायनेस्टी वाज मौर्यन डायनेस्टी। तो पहला ऑल इंडिया एम्पायर कब एग्जिस्टेंस में आया, महाजनपदास वाले पीरियड के बाद। क्या नाम था उस एम्पायर का, क्या नाम था उस डायनेस्टी का, मौर्यन डायनेस्टी। कहां से वो बिलोंग करती थी, मगध से बिलोंग करती थी, मगध प्रेजेंट डे बिहार वाला जो रीजन है। जो नेक्स्ट पीरियड है हमारा मौर्यन एम्पायर। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं रफली, मतलब यहां पर इतना मैं एग्जैक्ट नहीं होना चाहता, आपको इंफॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं करना चाहता फर्स्ट क्लास में, बट लाइक मोटा मोटा जो इसका टाइम फ्रेम है आप लगा लो 100-150 साल का इसका टाइम फ्रेम है। 321 से 187 BCE। आप 300 से 200 भी बोल रहे हैं, मैं खुश हूं। ये एटलीस्ट आपको फ्लो ऑफ हिस्ट्री में पता है कि ये 300 साल महाजनपदास का पीरियड है, उसके बाद ऑलमोस्ट 100-150 साल मौर्यन डायनेस्टी का पीरियड है, 300 से 200। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आप क्या याद रखेंगे, हमारी अब तक की डिस्कशन आपको क्या बताती है कि ये फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर था, तो ये आप याद रखेंगे, सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया एम्पायर। कहाँ, अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, कांधार, काबुल वाला एरिया, कहाँ बांग्लादेश, कश्मीर से लेके पूरे साउथ इंडिया तक ये एम्पायर फैला हुआ था, मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया एम्पायर। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का एंड आते आते क्या हुआ कि मौर्यन रूलर्स वीक हो गए, एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन हो गई, एम्पायर की फ्रेगमेंटेशन हो गई। अब जब फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, तो क्या होता है, रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस।
उड़ीसा में कोई और डायनेस्टी आ गई, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में कोई और डायनेस्टी, गुजरात में कोई और डायनेस्टी, महाराष्ट्र जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है, डेक्कन रीजन है, वहाँ कोई और डायनेस्टी, साउथ इंडिया में केरला वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में और डायनेस्टी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है दैट इज द पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड टाइम फ्रेम क्या है इसका? 200 BCE से 300 CE, जिसे हम पहले AD भी बोलते थे, आजकल हम बोलते हैं CE, कॉमन एरा। तो 200 साल BCE के, फिर बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ, 300 साल AD वाले पीरियड के, CE वाले पीरियड के, अराउंड 500 साल का ये पीरियड है। 500 years ऑफ पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री। इस पीरियड का मेन फीचर क्या है? पॉलिटिकली स्पीकिंग, नाउ यू वेल नो कि मौर्यन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन के बाद बना था, तो अगर पॉलिटी का मेन फीचर पूछा जाए क्या है, तो वो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, या आप कह सकते हैं राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। यही वो टाइम था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप फर्स्ट क्लास में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग इन फीचर्स को ध्यान में रखोगे। यही वो टाइम था जब साउथ इंडिया में, तमिल वाले एरिया में, तमिल लैंड में, केरला वाले रीजन में संगम एज केम इनटू प्रोमिनेंस। संगम क्या होता है? संगम हम बोलते हैं जब मेल मिलाप होता है, मीटिंग होती है। ये किस तरह का संगम था? संगम एज इन साउथ इंडिया। संगम बोलते हैं, मतलब इस कंटेक्स्ट में संगम रेफर्स टू असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स। जो साउथ इंडिया में रीजनल किंगडम एग्जिस्ट करते थे, वहां के राजाओं ने कुछ तमिल पोइट्स को इनवाइट किया कि हम एक बहुत बड़ा असेंबली कर रहे हैं, बहुत बड़ी असेंबली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारे तमिल लैंड से सारे तमिल पोइट्स यहाँ आओ एंड अपनी अपनी कंपोजिशन हमें सुनाओ, आपस में डिस्कस करो, एक दूसरे से मतलब शेयर करो अपनी कंपोजिशंस वगैरह। ऐसी असेंबलीज को बोलते हैं संगम। इन असेंबलीज में उन पोइट्स ने जो पोइम्स वगैरह लिखी, जो लिटरेचर कंपोज की गई उस पीरियड में इन असेंबलीज में, इन असेंबलीज, इसी लिटरेचर से हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि अच्छा साउथ इंडिया में इस तरह से एग्जिस्ट करता था। क्यों? क्योंकि संगम लिटरेचर में ये लिखा हुआ है। तो साउथ इंडिया में संगम एज केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस पीरियड में? पोस्ट मौर्यन पीरियड में। फिर ये जो पीरियड था, इट इज नोन फॉर वाइब्रेंट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, वाइब्रेंट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ इंडिया। चाहे ही पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन हो रखी है, चाहे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रीजनल किंगडम्स हैं, लेकिन वो सारे रीजनल किंगडम्स एक दूसरे के साथ बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। सतवाहनास शाकास के साथ ट्रेड कर रहे हैं, शाकास आगे रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चोलास साउथ इंडिया में, ये जो संगम डायनेस्टीज थी ये आउटसाइड इंडिया के साथ भी ट्रेड कर रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का ट्रेड चल रहा है। तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड चल रहा था पोस्ट मौर्यन पीरियड में इंडिया का। तो वाइब्रेंट ट्रेड इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। आप सब लोगों ने सिल्क रूट का तो नाम सुना होगा, सिल्क ट्रेड का नाम सुना होगा, आजकल न्यूज में भी रहता है, चाइना की वजह से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रूट, ये जो इनिशिएटिव्स हैं चाइना के। ये सिल्क रूट क्या है? पुराने जमाने में चाइना से सिल्क का एक्सपोर्ट होता था यूरोप की तरफ। यूरोप में उस टाइम पे था रोमन एम्पायर या रोमन सिविलाइजेशन, तो चाइना से रोम की तरफ बहुत ट्रेड होता था, प्राइमरीली सिल्क का, उसके साथ कुछ और कमोडिटीज भी थी जैसे पोर्सिलेन वगैरह, बोन चाइना वगैरह। अब बीच में आता था इंडिया, तो इंडिया भी इस ट्रेड में बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता था।
इंटरनेशनल ट्रेड में, इस इंटरनेशनल सिल्क ट्रेड में इंडिया वॉज एन इंटरमीडियरी। तो वाइब्रेंट ट्रेड चल रहा था इंडिया का पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। नेक्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, मतलब दैट्स ऑल एज फार एज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज कंसर्न फॉर दिस क्लास, फॉर द इंट्रोडक्टरी क्लास। विल डिस्कस इन डिटेल इन द रिमेनिंग इन द अपकमिंग क्लासेस। नेक्स्ट जो पीरियड है दैट इज गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता पीरियड मुझे बोलना चाहिए, डायनेस्टी तो एक पर्टिकुलर डायनेस्टी की बात होगी। गुप्ता पीरियड, इसका टाइम फ्रेम है 300 CE से 600 CE, 300 CE से 600 CE। गुप्ता पीरियड की क्या खास बात है? Now this was a second attempt at all India empire। हमने फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर देखा मौर्यास के साथ, उसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गई। पोस्ट मॉडर्न पीरियड की फ्रेगमेंटेशन के बाद एक बार फिर से कोशिश की गई कि पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया जाए। अटेम्प्ट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया एम्पायर, ये इसका मेन फीचर है गुप्ता डायनेस्टी का। लेकिन माइंड माई वर्ड्स, अटेम्प्ट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया एम्पायर। जब मैंने मौर्यास के बारे में बात करनी थी आपसे तो मैंने बोला ऑल इंडिया एम्पायर, सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया एम्पायर। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? अटेम्प्ट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया एम्पायर। दिस अटेम्प्ट वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज द मौर्यास कि पूरे इधर अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, कश्मीर से लेके साउथ इंडिया तक, ऐसा नहीं था। इन्होंने कोशिश की वास्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया इन्होंने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा। साउथ इंडिया में भी जाके इन्होंने अपनी कंक्वेस्ट वगैरह की, साउथ इंडिया के किंग्स को इन्होंने डिफीट किया, लेकिन अपने सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में शामिल नहीं किया। इनफैक्ट गुप्तास का एम्पायर इतना सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था ही नहीं जितना मौर्यास का सेंट्रलाइज था। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन थे कि एक राजा को हरा दिया एंड बोला कि देख हरा तो मैंने तुझे दिया है, मैं तुझे तेरे एरिया को अपने एरिया में अनेक्स नहीं कर रहा, तुझे जैसा रूल करना है अपने एरिया में तू वैसे रूल करता रह, बस तू मेरे को एनुअली ट्रिब्यूट दे देना, दिवाली पे गिफ्ट दे जाना, मैं उस गिफ्ट से खुश हूं। लेकिन तुझे पता है कि बड़ा कौन, हराया किसने तुझे? मैंने। मैं अनेक्स नहीं कर रहा हूं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, तू जैसे तूने रूल करना है तू करता रह, बस मेरे को दिवाली पे गिफ्ट आ जाना चाहिए। ऐसे मजाक में बोल रहा हूं कि एनुअल ट्रिब्यूट आ जाना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गुप्तास। यही जो ट्रेंड था, ये डिसेंट्रलाइजेशन का जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड आगे वाले पीरियड में कंटिन्यू होता है। गुप्ता पीरियड, लाइक बिफोर आई गो टू दी आगे वाला पीरियड, गुप्ता पीरियड को आप ध्यान में रखेंगे, शायद आप में से काफी लोगों को पता ही होगा। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री या गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड को क्लासिकल या गोल्डन एज बोला जाता है। तो अब आते हैं गुप्तास के बाद क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो एलिमेंट था ये इंट्रोड्यूस हुआ गुप्तास के टाइम पे, लेकिन प्रोमिनेंस में आया कि मेन फीचर ऑफ पॉलिटी ही बस एक है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। वो है अगले वाला पीरियड, अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया टाइम फ्रेम काफी लंबा चौड़ा है, 600 CE से 1200 CE। ये पीरियड बच्चे हम लोग काफी डिटेल में करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब गुप्तास आ जाता है बस उनकी बस हो जाती है एंड गुप्तास पे वो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। फिर उन्हें होता है कि जल्दी से मेडिवल पीरियड स्टार्ट करवा दो, एंड मेडिवल पीरियड स्टार्ट करवाते हैं हम कमिंग ऑफ टर्क्स थे कि महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी की इन्वेजन्स करवा दो जल्दी जल्दी से। बीच वाला ये जो पीरियड है, अर्ली मेडिवल इंडिया वाला जो पीरियड है, वो ना अदरवाइज हमें सोर्सेस भी अच्छे नहीं है। अगर हम तैयारी की बात करें तो बुक्स में भी उतना डिटेल में नहीं दिया होता, इंस्टीट्यूट्स में भी उतना कोई कम सा ही करवाया जाता है। बच्चों की भी बस हुई होती है कि यार अब जल्दी से बस मुस्लिम पीरियड ले आओ, बस बहुत हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया है। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं सोचता है।
यूपीएससी इस पीरियड में से इनवेरिएबली क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि इस पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इफ नॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड देन डेफिनेटली इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर। एलोरा पेंटिंग्स, एलोरा केव्स के बारे में आपने सुना होगा, अजंता एलोरा, एलोरा केव्स इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। पाल डायनेस्टी बंगाल में रूल कर रही थी, उन्होंने पेंटिंग्स को बहुत इनकरेज किया है, तो बहुत सारी कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई। आपने फेमस खजुराहो टेम्पल्स के बारे में सुना होगा, बुंदेलखंड के खजुराहो, वो इस टाइम के टेम्पल्स हैं। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग एक्टिविटी हुई है इस पीरियड में, तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है अर्ली मिडिवल इंडिया। प्रॉपर हम टाइम लगाएंगे इस पीरियड के ऊपर, जब हम हमारा इस पीरियड में हम क्रोनोलॉजिकली आएंगे हमारे लेक्चर्स में। पॉलिटिकली स्पीकिंग, आप इसका मेन फीचर याद रखोगे, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, decentralized polity. This period is also known as age of Indian feudalism. ये बस अभी के लिए जस्ट नोट कर लो, जब हम इस चैप्टर पे आएंगे प्रॉपर इस फ्यूडलिज्म की डिबेट को हम डिस्कस करेंगे कि why this period is known as period of Indian feudalism. तो अभी के लिए just the word suffices over here. कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पीरियड में, एंड उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। मैंने से कि हम हिस्ट्री एंड कल्चर को इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे, तो दिस थिंग वुड बी एविडेंट ओवर हेयर। जब हम डिटेल में सारी टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह करेंगे, मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, साउथ इंडिया करेंगे। 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। नॉर्थ में नगरा स्टाइल, डेक्कन में वेसारा स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल। तो इन सारे स्टाइल्स की हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इस पीरियड को स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा प्रॉपर मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है विद द कमिंग ऑफ टर्क्स। पेन मेडिवल हिस्ट्री के फर्स्ट पोर्शन में हम स्टडी करते हैं द कमिंग ऑफ टर्क्स, जिसमें हम इन्वेजन्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी स्टडी करते हैं। इन्हीं इन्वेजन्स के साथ एसोसिएटेड है हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हुआ नॉर्थ इंडिया में, दैट इज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। गजनी क्या है? गजनी जगह का नाम है। इसी तरह से घुर भी जगह का नाम है। जो बंदा गजनी से बिलोंग करता था, महमूद ऑफ गजनी, जो बंदा घुर से बिलोंग करता था, मोहम्मद ऑफ घुर, इन्होंने ये दोनों जगहें, ये दोनों प्लेसेस कहाँ हैं? अफगानिस्तान में, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है। इन दोनों ही इन्वेडर्स ने इंडिया अपने इन्वेजन्स की हैं। महमूद ऑफ गजनी तो सिर्फ लूटने के लिए आया था, ये अपना अंपायर बनाना चाहता था। अंपायर बनाने के लिए इसे पैसे चाहिए थे, पैसे इसके पास थे नहीं, पैसे अफगानिस्तान में थे नहीं, तो इसे पता चला कि इंडिया तो सोने की चिड़िया है, तो चलो इंडिया के ऊपर ये अटैक करता था। यहाँ के जो भी मंदिरों में या पैलेसेस में जो सोना था, उस सोने को लूट के लेके जाना चाहता था, ताकि ये अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में अपना बहुत बड़ा अंपायर बना सके। लेकिन घुर ऐसा नहीं था, घोरी ऐसा नहीं था, ये इंडिया में एक्सपेंशन करना चाहता था। इस लक्ष्य से, इस उपलक्ष्य से ये इंडिया अटैक करता है मोहम्मद गौरी। तो फर्स्ट क्लास ऑफ एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में ही आपको एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि इन दोनों ने इंडिया के ऊपर इन्वेजन्स तो की हैं, लेकिन नेचर ऑफ इन्वेजन्स डिफरेंट थी। यहाँ पर्पस क्या था? सिर्फ लूट एंड प्लंडर। यहाँ पर्पस क्या था? ऑफ कोर्स लूट एंड प्लंडर, लेकिन एक इंटेंशन थी कि मैं अपना अंपायर बनाना चाहता हूँ, इंडिया पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता हूँ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गजनी एंड घुर। गजनी आया है इंडिया में अराउंड 1000 to 1030 CE। घोरी इंडिया आया है, इसके जो इन्वेजन्स वगैरह हुई हैं
1180 से लेके 1206, ये रफली इनका टाइम फ्रेम है। घोरी की डेथ होती है 1206 में। घोरी अपने ही एक कमांडर को इंडिया का इंचार्ज अपॉइंट करके चला जाता है। यही घोरी का कमांडर इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। ये कमांडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। डिटेल में हम इन सब नामों के बारे में करेंगे, लेकिन you should understand the basic process of formation of दिल्ली सल्तनत, कि घोरी ने ही एक कमांडर को अपॉइंट किया था, इंडिया का इंचार्ज अपॉइंट किया था। यही कमांडर इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखता है। तो इसका जो दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम है 1206 से लेके 1526, 1206 से लेके 1526। तो डिफरेंट डायनेस्टीज इंडिया के ऊपर रूल करती हैं एट दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड 1206 से 1526। जैसे फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी, मामलूक गुलाम डायनेस्टी, क्योंकि यहाँ जो रूलर्स थे, सम ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी पुराने वाले रूलर्स के स्लेव्स थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि घोरी ने अपने कमांडर को इंचार्ज लगा दिया इंडिया का। वो कमांडर कौन था? वो घोरी का गुलाम था, वो घोरी का स्लेव था, इसलिए डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। देन स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खलजी तो आप जानते ही हैं, पद्मावत मूवी आप सबने देखी है। अब कितना उसमें सच है कितना झूठ है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम खलजीज वाली क्लास लगाएंगे। देन खलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, इसे हाफ मैड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। तो नेक्स्ट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। उससे अगली डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। एंड लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज बच्चे आपने सीक्वेंस में याद रखनी है। पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई? स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। ये 5 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर मतलब फर्स्ट डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, अगर आपसे पूछा जाए पीक ऑफ दिल्ली सल्तनत, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, मोस्ट पावरफुल दिल्ली सल्तनत किस टाइम पे रही है, किस डायनेस्टी के टाइम पे रही है, तो उसका जवाब है तुगलक डायनेस्टी। सबसे ज्यादा एरिया दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अगर किसी डायनेस्टी ने कंट्रोल किया है तो वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के लेटर ईयर्स आते आते तुगलक डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अब एक जाहिर सी बात है, आप राइज करते हो, आप अपनी मैक्सिमम पीक ग्लोरी अचीव करते हो। उसके बाद क्या होता है, आप कुछ टाइम तक अपनी पीक ग्लोरी मेंटेन करते हो एंड देन आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सेम वाज ट्रू अबाउट दिल्ली सल्तनत एज वेल। पीक आया तुगलक्स के टाइम पे, देन डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जब डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये तो अब तक की हिस्ट्री के बेसिस पे आप बता ही सकते हो। मौर्यस अपने पीक पे पहुंचते हैं, क्या हुआ? डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर गुप्ताज आए, गुप्ताज अपनी ग्लोरी पे पहुंचते हैं, फिर क्या हुआ? उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। दिल्ली सल्तनत आई, अपने ग्लोरी पे पहुंचती है, पीक पे पहुंचती है, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। क्या होगा डिक्लाइन में? रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद मुगल्स आएंगे, मुगल्स अपनी ग्लोरी पे पहुंचेंगे, फिर मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट होगा। क्या होगा? राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। जब भी कोई बड़ी पावर का डिक्लाइन होता है तो राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स होता है। तो ओवर एंड ओवर अगेन राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स आएंगे हमारी हिस्ट्री में जब एक बड़ी डायनेस्टी का डिक्लाइन होगा। तो सैयद्स एंड लोधीस दिल्ली के ऊपर रूल तो करते हैं, सैयद्स एंड लोधीस दिल्ली के ऊपर रूल तो करते हैं, लेकिन इनका जो कंट्रोल है इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं था।
जब ये दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे थे, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे क्या हो रहा था? राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। गेटिंग माई पॉइंट? कि तुगलक्स के टाइम पे तो जी सारे इंडिया में छा गए हैं तुगलक्स, देन तुगलक्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, धीरे 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 करके इनका एरिया अराउंड दिल्ली ही सीमित हो गया। सैयद एंड लोदीज का कंट्रोल सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही इनका कंट्रोल सीमित रह गया। बाकी के इंडिया में क्या हुआ? रीजनल किंगडम, गुजरात इंडिपेंडेंट हो गया, बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, कश्मीर इंडिपेंडेंट हो गया, इसी तरह से और रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। साउथ इंडिया में डेक्कन वाले रीजन में बहमनी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस। उससे भी नीचे चले जाएं कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में विजयनगर किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनल किंगडम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, एक बहमनी किंगडम, ये कहाँ है? डेक्कन में। देन विजयनगर किंगडम, ये कहाँ है? फार साउथ में, कर्नाटका वाले रीजन में इनकी कैपिटल थी विजयनगर, प्रेजेंट डे कर्नाटका में। तो ये उसी टाइम में, जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी, उस टाइम में ये किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अलोंग विद बाकी भी किंगडम्स थे जिनका मैंने नाम लिया, कश्मीर, जौनपुर, गुजरात, बंगाल एंड सच लाइक, मेवाड़, मालवा, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट देन अनदर पावर केम ऑन द सीन and that power was Mughals. Last ruler of the दिल्ली सल्तनत थे इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी। उनको डिफीट करते हैं फर्स्ट मुगल रूलर बाबर। तो बाबर से लेके औरंगजेब तक हम बोलते हैं कि ग्रेट मुगल्स का रूल था। ग्रेट रूलर्स ऐसा नहीं है कि काम ग्रेट किया था, हम ग्रेट रूलर्स, काम भी काफी रूलर्स ने ग्रेट किया है, लेकिन मतलब बेसिकली हम उन्हें ग्रेट मुगल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे किंगडम का एक्सपेंशन हो रहा था, किंगडम अपनी ग्लोरी की तरफ जा रहा था। औरंगजेब के बाद किंगडम का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, अंपायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। एंड जब जब डिक्लाइन हुआ है तब तब क्या हुआ है? रीजनल किंगडम्स का बर्थ हुआ है। तो मुगल्स का जो सारा टोटल टाइम फ्रेम है, दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1857। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जिसे डिपोज कर दिया गया। ब्रिटिश कहते हैं कि बहुत हो गया, कि अब आज से मुगल डायनेस्टी खत्म होती है। सो 1526 से 1857। लेकिन इसमें से ये जो कंपोजिट पीरियड है, इसमें से जो ये पीरियड है, ये प्रॉपर मुगल्स का पीरियड आप ध्यान में रखेंगे। 1526 से 1707, 1707 में होती है औरंगजेब की डेथ। उसके बाद मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, विच वॉज अकम्पनीड बाय राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। इस पीरियड में भी एक ऐसा छोटा सा टाइम फ्रेम आता है जब मुगल्स का रूल इंडिया से वाइप ऑफ कर दिया जाता है। एक और राजा होते हैं इस टाइम पे, बंगाल के राजा होते हैं, बिहार वाले रीजन के राजा होते हैं शेर शाह। ये मुगल एम्परर हुमायूं को डिफीट कर देते हैं, शेर शाह सूरी। तो ये अपना सुर अंपायर एस्टेब्लिश करते हैं हुमायूं को इंडिया से भगाने के बाद। तो इस पीरियड के बारे में भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये ग्रेटर मुगल्स के टाइम का ही एपिसोड है जब सुर डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। टुवर्ड्स द एंड हम क्या टॉपिक्स स्टडी करेंगे? एक तो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद जो राइज ऑफ मराठास हुआ है, रीजनल किंगडम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावर केम इनटू एग्जिस्टेंस थी, दैट वाज मराठास। छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के टाइम पे अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। यही किंगडम धीरे 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 करके एक्सपैंड करता है एंड मराठास केम टू द फोर फ्रंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मुगल्स के बाद। लास्ट जो हम प्रॉपर हिस्ट्री में टॉपिक स्टडी करते हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दैट इज भक्ति सूफी मूवमेंट।
भक्ति सूफी मूवमेंट, मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट का जन्म हुआ, सूफी मूवमेंट का जन्म हुआ। ऑफ कोर्स मुस्लिम रूलर्स के आने के साथ ही इस्लाम की भी इंडिया में एंट्री होती है। इस्लाम ऑल्सो केम टू इंडिया। इंडिया में ऑलरेडी हिंदुइज्म फ्लरिश कर रहा था, तो हिंदुइज्म इस्लाम की इंट्रैक्शंस होती हैं, तो उसकी वजह से एक कॉमन कल्चरल ग्राउंड अचीव होता है। कुछ हिंदुइज्म इस्लाम के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, इस्लाम हिंदुइज्म के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, प्लस अदरवाइज भी नेचुरली बिना इस कॉन्टैक्ट के भी इस्लाम में भी अपने कुछ इsoteric मूवमेंट्स चल रही थी, हिंदुइज्म में भी डिवोशनल मूवमेंट्स चल रही थी। वही मूवमेंट्स फ्लोरिश करती हैं मेडिवल इंडिया में। जो हिंदुइज्म वाली डिवोशनल मूवमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। इस्लाम की जो इsoteric मूवमेंट है उसे हम बोलते हैं सूफी मूवमेंट। तो इन मूवमेंट्स के बारे में हम लास्ट में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपका एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, लेकिन दैट इज नॉट ऑल। इसके बाद हम 1-2 क्लासेस लेंगे जब हम फैक्चुअल कल्चर के बारे में भी स्टडी करेंगे। फैक्चुअल कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें हम फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया स्टडी करेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, पपेट्री, इस तरह की जो चीजें हैं, मार्शल आर्ट्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम क्राफ्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे कि जरदोजी क्या है, जरी क्या है, सिल्क साड़ीज कहाँ की, सिल्क वर्क कहाँ का फेमस है, क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो 1-2 लेक्चर्स हम इन टॉपिक्स पे लेंगे जो फैक्चुअल पोर्शन ऑफ इंडियन कल्चर है, जिससे क्वेश्चंस हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन इसीलिए हम एग्जाम की नीड्स को कैटर करते हुए इन पोर्शंस के ऊपर जितना रिक्वायर्ड होगा उतने एम्फेसिस देके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट ये जो पोर्शन है बेसिक क्रोनोलॉजी एंड किस तरह से हम इस पोर्शन को कवर करेंगे वो कंप्लीट होता है। अब अगर मैं ब्रॉडली ये जो इतनी सारी राम कहानी मैंने अभी सुनाई है आपको, उसको ब्रॉडली मैं इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। ये कैटेगरीज में मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपके साथ एनालिसिस करना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें पता होंगे कि भाई यूपीएससी क्या पूछ रहा है, तभी तो हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू डू द एनालिसिस मैंने ब्रॉडली जो आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इन्हें इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री बिफोर द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य से पहले पहले, प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक एज, महाजनपदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म। फिर फ्रॉम मौर्यास टू गुप्तास, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी, अर्ली मेडिवल पीरियड। फिर मेडिवल हिस्ट्री पार्ट 1 जिसमें दिल्ली सल्तनत एंड रीजनल किंगडम्स आ जाएगा। फिर मेडिवल हिस्ट्री पार्ट 2 जिसमें मुगल्स, भक्ति सूफी एंड अगेन रीजनल किंगडम्स आ जाएंगे। फिर फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, प्लस लास्ट में ऐसे कुछ मिसलेनियस एंड जनरल टॉपिक्स। तो इन पार्ट्स में ब्रॉडली हम एंशिएंट मेडिवल कल्चर के सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं अभी मैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्योंकि हमने पढ़े तो है नहीं, पढ़ाई करेंगे तब तो क्वेश्चंस डिस्कस करने लायक होंगे। तो पढ़ाई हम करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन मतलब वो तो इवेंचुअली ही होगा जैसे जैसे हम 1 by 1 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी जस्ट एक ब्रॉड सा ओवरव्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंशिएंट बिफोर मौर्यास वाले टाइम की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज वाले पीरियड की, तो 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 1918 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। मौर्यास टू गुप्तास वाले पीरियड की अगर हम बात करें, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, 2020 में 4 क्वेश्चंस, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। अर्ली मेडिवल इंडिया 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, 1918 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। दिल्ली सल्तनत एंड रीजनल किंगडम्स वाले पीरियड में 2019 में क्वेश्चन आए हैं 2,
मुगल्स एंड भक्ति सूफी वाले पीरियड में इंक्लूडिंग मराठास वाले पीरियड में 2019 में 4 क्वेश्चंस, 2018 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले पीरियड में वाले पोर्शन में 3 क्वेश्चन आए हैं 2018 में। 19-20 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। क्राफ्ट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी 2018 वाले पीरियड में। तो ये टॉपिक्स हैं जिनमें जो हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड किया कि हर साल अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, 8, 9, 10, 8, 9, 10 हर साल इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी 1 ऑड साल में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी 15-16 क्वेश्चंस भी आए थे लेटली ही। तो हम इस पोर्शन को प्रॉपरली कवर करेंगे ताकि हम ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर पाएँ। फिर इसमें बच्चे आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं स्टार्टिंग में भी मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी। फैक्चुअल हिस्ट्री को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? सवाल आ सकता है कि जी उड़ीसा की डांस फॉर्म्स बताओ, बिल्कुल आ सकता है। मिजोरम की डांस फॉर्म्स बताओ, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में घुस गए तो हम बस रट्टा मारने में हमारा ज़्यादा फोकस होगा, ना हम हिस्ट्री को समझ पाएंगे, ना हम बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है कि मेरे पास तो जी खुला टाइम है, बताओ क्या किस चीज़ को रट्टा मारना है, तो मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ कल्चर को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को रट्टा मारना है तो पॉलिटी की एमरजेंसी वाले प्रोविजंस को रट्टा मारो। उसमें आपको पता होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी कितने महीने बाद अप्रूव करवानी है, स्टेट जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो कितने महीने बाद अप्रूव करवाना है, कितने टाइम तक वो चल सकता है। अगर रट्टा मारना है तो वहां मारो, यहाँ रट्टा मार के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन ऑब्स्क्योर सा उन्होंने पूछ भी लिया तो काफी चांसेस है कि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो मेरी फ्रैंकली आपको एडवाइस है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा सेंटी नहीं होना है एज फार एज एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री इज कंसर्न। ठीक है बच्चे। मेंस की अगर हम बात करें 2020 के मेंस के तो मैंने क्वेश्चंस ही लिखे हैं, जैसे क्वेश्चंस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपको बोला था, जब मैंने हिस्ट्री इन यूपीएससी वाली हम डिस्कशन कर रहे थे कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। लोग कहते हैं कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री तो मेंस के सिलेबस में ही नहीं है। यूपीएससी ने तो लिखा ही नहीं कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री यूपीएससी मेंस के सिलेबस में है। तो फिर ये अर्ली मेडिवल इंडिया से इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं? ये कल्चर के क्वेश्चंस हैं। ये वो कल्चर के क्वेश्चंस हैं जो आपको तब आप आंसर कर पाओगे अगर आपको एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आती है। पाला पीरियड, रीजनल किंगडम्स की मैं बात कर रहा था। अर्ली मेडिवल इंडिया में बंगाल में पाला डायनेस्टी थी, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिज्म आपको आना चाहिए, पाला डायनेस्टी आपको आना चाहिए, तब आप आंसर लिख पाओगे। रॉक कट आर्किटेक्चर, one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Archaeological evidence, archaeological sources of history के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीएससी ने तो जी नहीं लिखा सिलेबस में, ये एक भ्रम है। यूपीएससी ने लिखा है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह मुगल से पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है मुगल्स के टाइम पे। भाई क्वेश्चंस आते हैं इस पीरियड से एंड हम इन चीजों को कवर करेंगे क्लासेस में। इसी तरह 2019 में ये मौर्यन टू गुप्ता डायनेस्टी वाले पीरियड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डालते रहो शोर की नहीं है सिलेबस में, नहीं है सिलेबस में, नहीं है सिलेबस में। यूपीएससी तो क्वेश्चंस पूछ रहा है, यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चे एंशिएंट मेडिवल वाले पीरियड से, चाहे वो कल्चरल हिस्ट्री वाले पोर्शन से हों जो कि उन्होंने सिलेबस में मेंशन भी किया है। एंड बच्चे सारा अपना जो जोर लगाते रहते हैं कि इस पीरियड के बारे में, वो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट्टा मारने के चक्कर में कि म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ड्रामा फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें, इनसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया है,
इस पोर्शन से, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पोर्शन से। आगे भी लाइक इन पोर्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं, जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगेन भक्ति सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन आया 2018 में मेंस में। देन कुछ मिसलेनियस एंड जनरल टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसका एज सच किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ हिस्ट्री से आप रिलेट नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन पढ़ें, सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट। हमें हमारे आर्टिस्टिक हेरिटेज को प्रिजर्व करने की जरूरत है। जनरल सा क्वेश्चन है, लाइक इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ रहा है, हम करेंगे क्लासेस में। 2017 में अगेन एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन एंड एक मिसलेनियस क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी मेंस में, जीएस पेपर 1 में। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखे थे। अब आते हैं बुक लिस्ट के बारे, किन सोर्सेस से हम स्टडी करेंगे। एक तो आप लेक्चर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करें बच्चे। ये ऐसा टॉपिक है जो अगर हम किताबों की दुनिया में जाते हैं तो थोड़े से गुम से हो जाते हैं, हमें समझ नहीं लगता कि क्या करें क्या ना करें, क्या छोड़े क्या याद रखें, कि इधर वाले कुएं में छलांग मारें या उधर वाले समुद्र में छलांग मारें। तो क्लासेस को, लेक्चर्स को आप रिलीजियसली फॉलो करो। इसमें जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा ऊपर से करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है, उससे आपको एक लाइट हाउस की तरह आपको मतलब पता चलता रहेगा भी कितनी डेप्थ में जाना है। नोट्स आपको जो मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में वो आप करना, वो सफिशिएंट होंगे। उसके साथ ही रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है या रीडिंग करनी है अलॉन्ग विद द लेक्चर्स एज वेल, तो उसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं एनसीईआरटीज। यहां जब मैं एनसीईआरटीज का नाम लेता हूं तो अगेन चीजें क्लियर नहीं रहती, क्योंकि इस पोर्शन में एटलीस्ट एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री वाले पोर्शन में अगला सवाल आता है कौन सी एनसीईआरटीज। नाउ दिस इज नॉट अ यूजुअल क्वेश्चन, बट एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में तो जनता पूछती ही है कौन सी एनसीईआरटीज। नई एनसीईआरटीज, पुरानी एनसीईआरटीज या तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज। ये तमिलनाडु बोर्ड भी काफी फेमस है एज फार एज दिस पोर्शन ऑफ यूपीएससी सिलेबस इज कंसर्न। तो मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनो, न्यू एनसीईआरटीज। बात होती है खत्म। ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ें नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत है, यानी तमिलनाडु स्कूल बोर्ड वाली बुक्स पढ़ने की जरूरत है नहीं। इंफॉर्मेशन सब में दी हुई है, 2 इंफॉर्मेशन यहाँ ज्यादा, 2 इंफॉर्मेशन, 2 फैक्ट्स वहां ज्यादा। आपने कौन सी एनसीईआरटीज फॉलो करनी है? न्यू एनसीईआरटीज। अब न्यू एनसीईआरटीज के बारे में आपको मैं रेफरेंस दे देता हूं थोड़ा सा। जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इट डील्स विद एंशिएंट हिस्ट्री। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इट डील्स विद मेडिवल हिस्ट्री। 12th क्लास की एनसीईआरटीज के हैं 3 पार्ट्स, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। पार्ट 1 डील्स विद एंशिएंट हिस्ट्री, पार्ट 2 डील्स विद मेडिवल हिस्ट्री। तो ये 4 एनसीईआरटीज आपने पढ़नी है। पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री की है, वो भी आपने पढ़नी है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एज फार एज एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इज कंसर्न, ये 4 एनसीईआरटी, 6th, 7th, 12th पार्ट 1, 12th पार्ट 2। इसके अलावा 11th क्लास की फाइन आर्ट्स के लिए एक एनसीईआरटी आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी ऑफ फाइन आर्ट्स क्लास 11th। ये एनसीईआरटी आप फॉलो करें। इन एनसीईआरटीज के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। इतना एंशिएंट मिडिवल आपने करना है, इतना कल्चर आपने मेरे साथ करना है, एंड देन पुट योर फुट डाउन। इसके ज्यादा मेरे को कोई मर्जी कुछ मर्जी कहता रहे कि जी यार ये नोट्स बहुत अच्छे आए हैं मार्केट में, ये किताब बहुत चलती है, इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जी मैंने जो करना था कर लिया। इसी इंफॉर्मेशन से आपका पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा? ठीक है, रीजनेबली अच्छी कवरेज है अगर आप इन बुक्स को फॉलो कर रहे हो एंड क्लास लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो।
So that is all बच्चे as far as the first orientation lecture of the ancient and medieval history was concerned. I hope काफ़ी मतलब आपको useful ये रहा होगा lecture in dispelling certain myths about this component of the UPSC syllabus and किस तरह से हमें ideally इस component को approach करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी आपको समझ लगी होगी. So that is all as far as this lecture was concerned. Thank you from my side.